क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी ख़बर के साथ, और वो अच्छी ख़बर ये है कि कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीत के साथ, और तकरीबन 10 साल बाद कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया। और इस मैच में पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 305 रन्स बनाए, और जो श्रीलंकन टीम है वो 47 ओवर्स में 238 रन्स बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से बाबर ज़मान की शानदार 11वीं इंटरनेशनल सेंचुरी देखने को मिली, और उसके साथ साथ उस्मान शनवारी की 5 विकटें। इस ऐसी परफॉर्मेंस ने भी इस खेल को और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया। खैर, कराची के अवाम को और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी और कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी जो है बहुत बहुत मुबारक हो। आते हैं अपने मौजू की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तकरीबन 1 महीने से मुसलसल जो अपने प्रोग्राम की नोयत है उसको हमने थोड़ा सा एक ख़ास रुख दिया हुआ है, और वो रुख है कश्मीर के हवाले से। और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की जानिब से और जो इंटरनेशनली जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उनको हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़े एक नरम से लबो लहजे में हम इसे डिस्कस करते हैं, कुछ शाम के शोज़ से कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ। मगर खैर, आज भी हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में ऐसे ही कुछ बात करेंगे जिसमें कश्मीर का जिक्र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जो तकरीर है, उनका ख़िताब, उसके हवाले से जिक्र करेंगे। उन्होंने जिन पॉइंट्स पे बात की उसके मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान को क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं इस बारे में, और हम जो हमारे सियासी तज्ज़ियाकार और अपोजिशन वगैरह का जो इसके ऊपर रिएक्शन है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक दिफ़ाई तज्ज़ियाकार मेजर रिटायर्ड फ़वाद सिद्दीकी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे साथ? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फहीम साहब। ग्रेट। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं, जनाब ज़फ़र ख़ान साहब। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास एवर। ग्रेट। अच्छा, तकरीर के हवाले से तो हमने वैसे कल भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, और हम टीवी और सोशल मीडिया पे हर जगह पे लोगों को अप्रिशिएट करते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम वो मुतमईन है इस तकरीर के साथ कि उनके वज़ीर-ए-आज़म ने एक बहुत बेहतरीन मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने जाके रखा। और रही बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, तो वो लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनकी ये परफॉर्मेंस रही, वो इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। सियासी तज्ज़ियाकार हमारे, उनकी राय भी बड़ी अच्छी है, उन्होंने भी इसको पॉजिटिव करार दिया। मगर सिर्फ एक तबका जो अपोजिशन से जिसका ताल्लुक़ है, इनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि ये तकरीर बिल्कुल बेकार है, इन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, सिर्फ कश्मीर पे बात होनी चाहिए थी। वो दूसरे कह रहे हैं इस पर बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी, कोई कह रहा है कि इसमें कश्मीर को और नुकसान पहुंचा दिया गया। तो सिर्फ ऐसी ख़बरें जो हमारे अपोजिशन में जो सियासतदान मौजूद हैं, वो जब ऐसी ख़बरें करते हैं तो इसकी वजह से हमारे दुश्मन मुल्क को मौका मिल जाता है कि वो बात करे, और वो कोई ऐसी जो है ना गलत मौक़िफ़ जो है ना दुनिया के सामने लेके आए। मैं एक चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर सकती है, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि अगर LOC पार करनी भी पड़ी तो हम करेंगे, खा वो ज़मीनी रास्ता हो या फ़िज़ाई कार्रवाई करनी हो, हम लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पार कर सकते हैं। तो अब दुश्मन की तरफ से ऐसी ख़बरों का आना, और कश्मीरियों की जहाँ तक बात करें तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा उम्दा और बेहतरीन है, और हम बड़े खुश हैं कि कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ये तकरीबन मिली जुली ये सारी चीज़ें इस हवाले से हमने बात करनी है। मुझे अचानक एक वक्फ़े की तरफ आना है, मैं आपसे बात करने वाला था, आपसे राय लेने वाला था, मगर मुझे वक्फ़े की तरफ बढ़ना है। वक्फ़े से वापस आते हैं तो बात करते हैं इस हवाले से। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम आप दोस्तों की खिदमत में फिर से हाजिर हो चुके हैं और ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं पिछले 24 घंटों की, इसके हवाले से हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मैं तारुफ़ करवा दूँ एक दफ़ा फिर से अपने मेहमानों का। मेरे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब जो कि दिफाई तजियाकार हैं, और उनके साथ साथ मौजूद हैं ज़फ़र खान साहब जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट और तजियाकार हैं। मेजर साहब, आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि आर्मी चीफ बिपिन रावत ने जो बयान दिया है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर दें, तो ये ऐसी हवाई फायरिंग क्यों करते हैं ये? देखिए, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपना जो लोकल ऑडियंस है उनको भी थोड़ा सा सेटिस्फाई करना है, और ख़ास तौर पे आफ्टर द यूएन जो जनरल काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की इंडिया के बारे में, तो वो एक बनता है। लेकिन देखिए, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंडियन है ना, मेरे लिए ही इज़ अ किंग ऑफ विशफुल थिंकिंग, और वो हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं, और लेकिन उनके लिए एक मजबूरी है। ये इतना आसान नहीं है कि जी आप जो है ना वन फाइन डे आपको ख्याल आए और आप LOC क्रॉस कर जाएं। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जिस तरह मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि कन्वेंशनल वॉर से न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना जो है इस खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक चीज़ है, जिसका इदराक जो है वो इस वक्त यूएन जनरल असम्बली की जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर उसके बाद लोगों को हुआ भी है, और जिसकी वजह से थोड़ी खबरें सुनने में आई थी कि जी कश्मीर में जो कर्फ्यू है उसको थोड़ा सा ईज आउट भी किया गया है। चीफ साहब का, इंडियन चीफ को ये बात करना कि जी हम LOC क्रॉस कर लेंगे, या हम ये मैं समझता हूँ कि शायद वो इस चीज़ का इदराक ही नहीं कर पा रहे, या उनके ऊपर इतना प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको ये बयानात देने पड़ रहे हैं। आफ्टर 27 फरवरी एक वो एपिसोड हुआ, उसका एक जो उनके ऊपर एक हजीमत और बेइज्जती का उनसर था, उसको भी थोड़ा सा वो वॉश आउट करना चाहते हैं। और दूसरा वो जो अपनी जो लोकल ऑडियंस है उसकी तवज्जो जो है वो जो इमरान साहब ने वहाँ उनकी जो कली खोली है उसकी तरफ से भी शायद हटाना चाहते हैं। तो इस किस्म के बयानबाजी सिवाय एक स्टंट के और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ एक स्टंट है। दैट्स ऑल। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। ज़फ़र साहब, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच रही उस पर जैसे हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे, हम लोग के तकरीबन पूरी कौम उनके साथ खड़ी है इस स्पीच के हवाले से, जो उन्होंने कहा और अप्रिशिएट कर रही है। सियासी तजियाकार सारे उनके हक़ में बात कर रहे हैं। सिर्फ एक तबका अपोजिशन से जिनका ताल्लुक़ है वो लोग जो हैं उनके मुताबिक के ये इट वाज अ फ्लॉप शो, उन्होंने बहुत बुरी तकरीर की है जिसमें उनको ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए थी। किसी का कहना है कि सिर्फ कश्मीर की बात करते, किसी का कहना चाहिए था कि इनकी तैयारी नहीं थी, किसी का कहना चाहिए कि कोई ये कह रहा है कि इससे कश्मीर कॉज को लॉस हुआ है। तो आप किस नज़र से देखते हैं इस हवाले से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं एक सहर अंगेज़ और तिल्स्माती शख्सियत तो हैं, और पाकिस्तान में भी उन्होंने एकदम जो है वो पूरी आवाम के जो दिल थे वो यानी उन्होंने अपने हाथ में ले लिए थे, और इस वक्त अब उन्होंने वर्ल्ड के अंदर भी उस तकरीर के ज़रिए से यानी एक जी हाँ, मकबूलियत हासिल की है, मकबूलियत हासिल की है। लेकिन कश्मीर का जो इशू है ना, ये अब तकरीरों से, नारों से, करारदादों से, मुजाहरों से आगे निकल चुका है। अगर ये तकरीरों के ज़रिए से ये मसला हल होना होता तो 70 साल पहले हल हो गया होता। अब 70 साल गुजर गए, अब अमली इक़दामात की ज़रूरत है। नो डाउट तकरीर अच्छी थी, सब ने उसको अप्रिशिएट किया। अपोजिशन ने भी सिर्फ जो है वो यानी जो बात की है उसके अंदर को बहुत ज़्यादा यानी वज़न नहीं रहा, और वो भी उस तरह से मुखालफत नहीं कर पा रहे कि इस तकरीर की जो है उसके अंदर उन्होंने जो है वो कश्मीर के हवाले से जो बातें की, उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से जो बातें की, उन्होंने नामूस रिसालत पर जो बातें की, प्राइम मिनिस्टर ने उसको तो हर तरफ से अप्रिशिएट किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। लेकिन कश्मीर का इशू जो है ना अब अमली इक़दामात का मुतकाज़ी है, और इस तकरीर के बाद अमल जो है वो साबित करेगा कि यानी इस तकरीर की असल हैसियत क्या है। देखिए, मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया ने जो एक्ट ख़त्म किया और कश्मीर की जो ये एक हैसियत थी इसको जो ख़त्म किया, यानी ये सबको पता था पहले से कि ये ख़त्म करने जा रहा है मोदी, ये इलेक्शन जीतने के बाद इस काम को करने जा रहा है।
लेकिन जिस दिन तक उसने ख़त्म नहीं किया, हमारी तरफ से ना कोई तकरीर थी, ना शोर था, ना कोई बात थी, ना कोई इसके ऊपर स्टैंड था, कुछ भी नहीं था। जिस दिन उसने इस इक़दाम को कर दिया, उसके बाद बस हमने जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया कि जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, ये हो गई। देखिए, इंडिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पहले ये जूनागढ़ की रियासत जो मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, उसको ये हड़प कर गए, हज़म कर गए। उसके बाद हैदराबाद दक्कन को इन्होंने हड़प किया, हज़म किया। मशरक़ी पाकिस्तान को इन्होंने अलहदा किया, जिसके अंदर ख़ुद ये मोदी जो है इकरार कर चुका है कि साहब मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर हमने जो है वहाँ पर जंग की और ये किया। आज तक कोई ना बैनुल-अक़वामी जो है वो सतह पर कोई इसके ऊपर इसकी मज़म्मत की जाती है, ना कोई इसको दहशतगर्द कहता है। गुजरात के अंदर जो इसने कत्लेआम किया मुसलमानों का, उसके ऊपर अमेरिका ने ख़ुद इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, और लेकिन बाद में जो है इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। इससे कोई काम लेने, वो काम यही है। अब ये आखिरी मुस्लिम अक्सरियती रियासत है कश्मीर, जिसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। हम बस वही शोर कर रहे हैं। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, कर्फ्यू ख़त्म करो, इंसानी जो वहाँ पे मज़ालिम हो रहे हैं उसको ख़त्म करो, लेकिन हमारी किसी तकरीर, किसी वाज़, किसी नसीहत, किसी मुजाहरे से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सही है ना, देख रहे हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए अब जो चीज़ थी कि हमने अब तक जो है उनकी फ़िज़ाई हदूद के ऊपर, यानी जो है वो अपनी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, जिससे उनके ऊपर अरबों डॉलर का जो है वो एक असर पड़ेगा। हमने तिजारत पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। हमने उनके साथ जो भी मामलात हैं, जो इक़दामात अमली करने में, हम नहीं कर रहे। जहाँ तक अभी आप पहले बात कर रहे थे ये उनके आर्मी चीफ़ की, तो वो 9 लाख आर्मी रख कर जो है वो वादी के अंदर काबू कर नहीं पा रहे। गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं कि हम ये LOC क्रॉस करेंगे। उनके तैयारों ने क्रॉस किया था, क्या हशर हुआ? फिर कर ले, देख लेंगे वो अपना अंजाम और हशर। ये तो बिला वजह की इस तरह की बातें, उनको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो है वो सही है। तो फवाद साहब वाली बात कि वो अपने मुल्क में सिर्फ अपने लोगों को, उनको भी तो सेटिस्फाई करना है, कुछ उनको भी तो। ज़फ़र साहब ने जो कहा, अब आप इत्तफाक करते हैं कि हमारा जो एक्शंस जो लेने चाहिए थे वो नहीं है प्रॉपर कश्मीर के हवाले से, और ये सारा कुछ, ये इतनी सारी तकरीरें और इन सारे मतलब बाहर निकला कश्मीर के हवाले से इजहार यकजहती के लिए जो है ना वो जितनी कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं पाकिस्तान में, इनका कश्मीरियों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? जी देखिए, मैं बड़े अदब के साथ जो है इख्तलाफ वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री, तो वो मैं इख्तलाफ कर चुका है, वो शायद हम पिछले 30 सालों में नहीं कर सकते। देखिए, उसकी वजह ये है कि जज्बात अपनी जगह, एहसासात अपनी जगह, पेट्रोटिज्म अपनी जगह, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी है। आज की दुनिया और ख़ास तौर पर ये ख़ित्ता 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये दोनों भी जानते। इमरान खान की तकरीर साहब थोड़ा सा देखें, लेकिन उसका एक बड़ा रब्त था। अगर आप रब्त महसूस करें, पहली बात उन्होंने की एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द न्यूक्लियर वॉर। अब वो जो न्यूक्लियर वॉर खुदा न खास्ता कहीं भी इस वक्त होती है, तो जो उसका फॉल आउट दुनिया पे होगा, जो एनवायरमेंटल पे जो असरदार होगा, एग्रीकल्चर पे जो असरदार होगी, ये जो एमिशंस निकलेंगे, वो शायद दुनिया उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। यही चीज़। दूसरी चीज़, कश्मीर की ही वजह से ये जो बात उन्होंने की है इस्लामोफोबिया की, उसकी वजह भी यही थी कि बैकग्राउंड उसका ये है कि कश्मीर
बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और एक तवील वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जो हालात हाज़रा के हवाले से और जो ख़बरें बैनुल-अक़वामी सतह पे और मुल्की सतह पे कश्मीर के हवाले से जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, इन पे अपने मेहमानों से बात हो रही है। मेरे मेहमानों में मेजर रिटायर्ड अनवर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि दिफाई तजियाकार हैं, और दूसरे मेहमान मौजूद है ज़फ़र खान साहब। अच्छा ज़फ़र साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा। मुझे ये बताइए कि अभी ये जो पूरी एक स्पीच हुई, इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़, अवाम की हमायत और कश्मीरियों की भी हमायत इन सारी स्पीच के साथ हो गया सारा कुछ। ये अब क्या होगा? ये जो कल भी अपने प्रोग्राम में एक बात कर रही थी, सफारती मामलात का जो पर्चा था उसमें तो खान साहब ने चलें 100 नंबर ले लिए। अब उसके बाद क्या है, आगे क्या है? देखिए, तकरीर जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है कि अच्छी थी, नो डाउट, उसकी मुखालफत तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस तकरीर से हासिल क्या हुआ या हासिल क्या होगा, ये है असल क्वेश्चन ना। ठीक है, तो अभी तक तो हम ये देखते हैं कि कर्फ्यू भी नहीं उठा है। जो कश्मीर की जो एक हैसियत थी, जो उन्होंने जो एक्ट वापस लिया था, वो भी अभी तक उसके ऊपर भी कोई हिलजुल नहीं है। खान साहब ख़ुद भी कह चुके हैं कि बैनुल-अक़वामी जो रिस्पांस आना चाहिए था वो नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद तो ये है कि देखिए, इस वक्त अब कश्मीर नाउ एंड नेवर की पोजीशन में है कि अब या फिर कभी नहीं। इसलिए हमें इस वक्त सीरियस स्टेप्स आगे के पूरा वे फॉरवर्ड तय करना है। अच्छा, वो कैसे हो सकता है? शॉर्टली बताइए वो क्या हो सकता है? हाँ, उसके ऊपर हमें अमल करना है, और उसके ऊपर अमल करने का मतलब ये है कि आज सिर्फ और सिर्फ जो है वो अगर बैनुल-अक़वामी जो है वो सपोर्ट उस तरह की नहीं मिलेगी, या जो है वो इंडिया की तरफ से जो है वो सालिसी तक, वो ट्रम्प की सालिसी, ट्रम्प जो एक तरह से उन्हीं के दोस्त है ना, मोदी साहब के। सही, ट्रम्प सही, सही। मोदी साहब के दोस्त है ना, लेकिन वो तो उनकी सालिसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी मसला एक ये हुआ है कि आप देखिए कि इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे पे गए, ट्रम्प साहब से मुलाकात की, ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं सालिसी करूँगा। उसके बाद ये वापस आए, वो मोदी ने जो है वो कश्मीर की हैसियत को ख़त्म कर दिया। जी हाँ, और बिल्कुल। आज तक जो है उसके ऊपर वो उसके बाद भी वो इनकार कर रहे हैं इस चीज़ को कि हमें सालसी नहीं चाहिए, ये हमारा अंदरूनी मसला है, हम हल कर लेंगे वो इस बात। सर, आप शॉर्टली अगर कुछ अगर कहें तो क्या है? हफीज़ साहब, देखिए, इसका असर बड़ा हुआ है। यूरोपीय पार्लियामेंट है, यूके पार्लियामेंट है, उन्होंने यहाँ कश्मीर की आवाज़ उठाई है और प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया है। और अमेरिका सदर का यही बयान देना कि जी मैं सालसी, अगर ये दोनों मुल्क जो हैं वो मंजूर करते हैं तो मैं कबूल करूँगा, इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं। क्योंकि इससे पहले कश्मीर का जो मसला है, कभी भी इंटरनेशनल फोरम में इस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंस उसको नहीं दी गई जिस तरह अब दी गई है। और उसका वे फॉरवर्ड यही है कि जी आप प्रेशर जो है उसको बिल्डअप करें, रखें, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे हर वक्त ये रिक्वेस्ट की जाए कि जी आप ये प्रेशर जो है इंडिया पे बिल्डअप करें, ताकि उसका जो मंतकी हल है कश्मीर का वो हो चुके। अगर ये ना हुआ तो फिर इस खित्ते को एटमी जंग से कोई और ताकत नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। एक जुमला कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है ना, मंजूर हुई हैं, सही, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है अब तक। बिल्कुल ठीक है। और ये स्पीच का और इस सारे मामलात का मेरा ख्याल जो असल मकसद है वो यही था कि किसी तरह इंटरनेशनली एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा सके इंडिया पे, ताकि ये सारे मामलात जो हैं वो हल हो सकें, या फिर दूसरा हल जंग है। और बस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कश्मीरी जो है वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकेंगे, एक आज़ाद फ़िज़ा में वो सांस लेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए। आपका भी ज़फ़र साहब बेहद शुक्रिया। दोस्तों, एक वक्फ़े की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फ़े से हम वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे और एक बहुत ही अहम मौजू पे हमें बात करना है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अभी हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं उस बारे में हमें एक तो ख़ुद भी थोड़ी सी तवज्जो से इस चीज़ को सुनना है इन मालूमात के हवाले से, और उसके साथ साथ हमें जितने भी हमारे अज़ीज़ हैं हमने उनको भी इससे मतलब इस बीमारी से बचाना है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किसी सेहत के हवाले से और हमारी हिफाजत के हवाले से बात होगी। ये डेंगू के बारे में हम बात करेंगे। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो डेंगू से मुतासिरा अफराद हैं उनकी तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 3,000 से ज़ायद लोग सिर्फ पंजाब में डेंगू का शिकार हुए हैं। तो पाकिस्तान भर में कहीं ना कहीं हमें डेंगू से ख़तरा मौजूद है हमारे लिए। हम अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने बच्चों को हम डेंगू से किस तरह महफूज रख सकते हैं, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। मैं तारुफ़ करवाऊँगा अपने मेहमानों का। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात हैं जनाब मुस्लिम रज़ा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं इनका ताल्लुक़ आम सारिफ तक है, आम इंसान तक। ये कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब शकील बेग साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा कुछ चीज़ों को स्किप करके डायरेक्टली डेंगू के हवाले से अगर बात करें तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है या पूरी दुनिया में या मुख्तलिफ ममालिक में ये मसला जो है इससे ज़्यादा नोयत का भी देखने को मिलता है? बिल्कुल ही अमेरिका है, साउथ एशिया का ही मसला है जिसमें इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और अब तो चूँकि ये एक वबाई सूरत इख्तियार कर रहा है। सही है। तो ऐसे ही नुकसान होता है सारे ममालिक को वहाँ पे? बिल्कुल होता है। हाँ, इसी तरह होता है। ठीक है। जिन लोगों ने इस पर प्रोएक्टिव काम किया हुआ है वो तो इसको काफ़ी इसके रिस्क को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हमारा मुल्क है जिन्होंने रिएक्टिव काम करने वाले हैं कि जब अब सर पे आ गई है अब सोचने पड़ गए कि अब करना क्या है। हाँ। और इसका जो मच्छर है उसको मेरा ख्याल अब तो आजकल अवेयरनेस का ज़माना है, तो एडीज़ इसको जो है इजिप्टाई की किस्म होती है इसकी मच्छर की, जो कि ये मच्छर ही डेंगू का बाइस बनता है। मच्छर ये आम मच्छर नहीं होता। और एक बड़ी सुनने वाले और देखने वालों के लिए मैं ऐड कर दूँ कि मच्छर हमला भी पीछे से करता है, तो मैंने इसका नाम भी बदल दिया है। मैंने कहा इस मच्छर का नाम मोदी रख दिया है मैंने। अच्छा, सही है। और ये पीछे से हमला करता है और इसकी पीछे से हमला क्या मतलब कि आप मतलब सो रहे होते जहाँ- तब आता है? ये क्या नहीं, है? कहने का मतलब ये कि ये तो सबको पता है कि ये इसका डे टाइम इसका जो है एक्टिव होता है डे टाइम में, यानी जब सूरज निकलता है उसके जो 2 घंटे होते हैं पहले उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक ये है। पूरा दिन एक्टिव रहता है। और रात को भी जहाँ पे ये स्टूडियो जहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई है तो ये धोखा खाता है, ये समझता है कि इस वक्त भी दिन हो गया है, तो ये उस वक्त भी आ जाता है। यार आप डरा रहे हैं मुझे। ये मैं इसलिए नहीं, ये डराने की बात नहीं, ये है कि आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं भाई अब्बास। सही मैं आपको है, डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। सर शकील साहब, देखिए इन्होंने कहा है कि आपने खुद जो है ना एहतियात बरतनी है। तो ये जो इतनी कंपनीज हमारे हैं, इतने महंगे महंगे इश्तिहारात, इतनी महंगी महंगी बोतलें स्प्रेज की और ये वो रेपलेंट वगैरह सारा कुछ, कॉयल, जलेबियाँ तक, मैट, ये किस काम? ये डेंगू के मच्छर को ये ख़त्म नहीं कर पाते हैं? और ये जो इतना स्प्रे कर रहे हो और ये कहीं नज़र नहीं आता। बड़ी बड़ी कंपनियां, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रांड्स इतने आ गए हैं कि इस तरह कर लें, वो पेपर भी आ गया, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन अफसोस के साथ कह सकता हूँ मैं कि डेंगू इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता। बहुत अच्छी मुस्लिम साहब ने बात की कि डेंगू सिर्फ अवेयरनेस से कंट्रोल होता है। आपको पता चलना चाहिए कि डेंगू को कंट्रोल कैसे करना है। एक तो डेंगू गंदे पानी का मच्छर नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर इसकी जो तलाश होती है वो साफ़ पानी होता है। ये कोशिश करता है कि मैं वहाँ जाके बैठूँ। इसका सबसे मैं हैरान हो रहा था कि श्रीलंका का एक, मैंने तकरीबन कोई 2015 या 16 की बात है, तो मैंने एक वो पढ़ी थी रिसर्च उसके ऊपर कि चावल जो होता है, चावल जो बॉयल या उसके लिए रखा जाता है, तो उसमें पानी अगर हो तो ये उस पर ज़्यादा इंजॉय करता है जाके। अच्छा, और आप ये देखें इसकी निशानी अगर ढूंढे, क्योंकि होता तो छोटा सा ही है, वाइट कलर्स इसके ऊपर थोड़े से नुमाया होते हैं, डॉट्स होते हैं वाइट्स, ऐसे बिल्कुल स्ट्रिप टाइप की होती हैं।
तो कहने का मकसद है कि मुझे मतलब इस चीज़ का ये है कि हमें ये बोतलों से नहीं हम इस मच्छर को रोक सकते। इस मच्छर को रोकने का जो अच्छा तरीका यही है कि सुबह का जो टाइम है उसमें हम थोड़ा सा केयर करें अपना, शाम का टाइम हम केयर करें। अच्छा, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं कि इन दोनों टाइमों पे आप देखें लोग वॉक पे निकले हुए होते हैं ज़्यादातर आप देखें लोग। अब उसमें किस तरह सेफ्टी की जा सकती है वो हम प्रिकॉशंस लें। हम ठीक है। उन प्रिकॉशंस को लेने के लिए हमें सोचना चाहिए कि क्या क्या करें। अब गवर्नमेंट की ज़्यादा बात करें, अब वही बात है कि हम हमेशा आते हैं, एक रोना ज़रूर कि वो story मार के चले खाली डीजल का धुआं मार के डीजल चले का गए। धुआं ऐसे मार भी के। अक्सर हुआ हाँ कई जी दफा। बिल्कुल। तो वो स्टोक की गाड़ियां अगर उन्हीं को घुमा दे सड़कों पे तो वही उन्हीं का धुआं जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आएगा, तो हम कहेंगे चलिए स्प्रे हो गया। तो ये दुख की बातें हैं जो हम कह रहे हैं ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। श्रीलंका में भी तो कंट्रोल हुआ ना सर। देखें, जबकि हालत जंग में था श्रीलंका, मैं मुस्लिम साहब गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सही हालत कह रहे हैं, जंग में था। बिल्कुल। एक वो जंग थी जो वो अपने वहाँ पे लड़ रहे थे, दहशतगर्दी और उसमें, और दूसरी दहशतगर्दी ये वाली साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने कुछ ऐसे मच्छर जो हैं वो एक पूरी ब्रीड तैयार की कि इनको वो छोड़ के, जब वो छोड़ा गया तो जो दूसरे मच्छरों के साथ जब वो मेटिंग करेंगे तो वो उनका असर ज़ायल ख़त्म हो जाएगा। कुछ इस तरह की उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है। तो वो हम भी कर सकते हैं ना। मसला ये है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रही। देखिए, बात ये है कि अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, और बिल्कुल ठीक बात है कि हम हमेशा कोई चीज़ हो जाती है तो फिर हम कहते हैं ओ ये कैसे हो गई, अब इसे कैसे रोकना है। ओ भाई, पहले तुम सो रहे थे, कहाँ सही थे? है। तो तुम्हें नहीं पता कि हर साल ये तमाशा लगता है डेंगू का, तो बंद करो ना इस डेंगू के तमाशे को। इस पे इतना फंड का खा जाते हो खाली नाम ले लेके ही उसका। बिल्कुल ऐसा। मुहसिन साहब, आप बताइए वो एहतियाती तदाबीर क्या हैं जो हुकूमत ने करनी है? वो तो आड़े हाथों लिया है शकील साहब ने कि बाकी कोई ख़ास इक़दाम नहीं हो रहे हैं। हाँ। मगर जो हमने अपने आप को बचाने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए वो उनका सबसे पहली चीज़ है कि अपने फ्लाई प्रूफिंग करें, यानी मतलब खिड़कियों में आप जाली वो लगाएं जहाँ से मच्छर अंदर नहीं दाखिल होता। ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको वो कपड़े ऐसे ना पहनाएं जो उनके बॉडी पार्ट्स एक्सपोज हों उसमें, क्योंकि ये नेचुरली बॉडी पार्ट जहाँ से एक्सपोज होगा वहीं पे आके काटेगा मच्छर। ठीक है। तो फुल स्लीव्स की आस्तीनें रखें, बच्चियों को स्टॉकिंग्स रखें या उनके बड़े उनके पजामे हों ताकि मच्छर अटैक ना कर सके। ठीक है। फिर ये है कि जो रेपेलेंट मौजूद हैं वो लगा सकते हैं। फिर इसमें जो ऑर्गेनिक हैं जैसे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा, ये नहीं कि आप एक तुलसी का पौधा घर में लगा दें उसके बाद सोचेंगे जी आप तो डेंगू से महफूज हो गए, ऐसी बात नहीं है। आपको दूसरे मेजर्स लेने हैं जिसमें स्प्रे भी है, जिसमें रेपेलेंट्स भी हैं, जिसके अंदर फ्लाई प्रूफिंग भी, यानी मच्छर की जालियाँ भी लगी हैं, दरवाजे भी आपको बंद रखने हैं अपने। और ये सब चीज़ें, ये तदाबीर हैं जिसको आपको करना है। इसका जो मेजर कॉज है वो तो जैसे अभी शकील भाई ने बोला कि भाई वो तो हमने कभी भी जो है हमेशा प्रोएक्टिव पे हम गए नहीं। कोई पता था, हमें पता था कि इस बार का हैवी मानसून्स है आ रहा है और इस वक्त पानी बहुत हमारे पास आएगा बारिश की सूरत में। ये स्टेगनेंट वाटर में होता है।